हेलो दोस्तों, समरी सूत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक फेमस किताब का समरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसको जोसेफ मर्फी ने लिखा है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वेदांत एक युवा लड़का छोटे शहर में रहता था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन जीवन में बार बार की असफलताओं ने उसे निराश कर दिया था। पढ़ाई में कमजोर, नौकरी पाने में असमर्थ और रिश्तों में असफल वेदांत के जीवन में मानो सब कुछ थम गया था। एक दिन वह अपनी पुरानी किताबों की अलमारी साफ कर रहा था। तभी उसकी नज़र द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ी। यह किताब मानो उसके जीवन में एक नई शुरुआत की चाबी थी। किताब का पहला चैप्टर ट्रेजर हाउस विद इन यू, जिसका मतलब है आपके अंदर छुपा खजाना, उसे बताता है कि हर इंसान के भीतर एक खजाना छुपा होता है जिसे कहते हैं उसका अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। यह खजाना आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकता है। वेदांत की नज़र किताब के एक पॉइंट पर पड़ी जो लिखा था, आपका अवचेतन मन आपके जीवन की धुरी है। यह वही है जो आपको आपकी सोच के अनुसार फल देता है। वेदांत को यह बात समझ में आई कि उसकी असफलताओं की जड़ उसकी सोच और विश्वास में है। उसने महसूस किया कि वह खुद को असफल मानता था, इसलिए जीवन में असफलता ही मिलती रही। इस चैप्टर में उसे यह भी पता चला कि अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से निर्देशित किया जा सकता है। उसने निर्णय लिया कि अब से वह अपनी सोच को बदलने की कोशिश करेगा और अपने भीतर के खजाने को खोजेगा। वेदांत ने चैप्टर 2 आपका मन कैसे काम करता है पढ़ना स्टार्ट किया। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मानव मस्तिष्क दो भागों में बटा है, चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन तार्किक होता है, जबकि अवचेतन मन भावनाओं और विश्वासों पर काम करता है। जोसेफ मर्फी बोलते हैं, आपके अवचेतन मन को किसी भी विचार का पालन करना ही है जिसे आपका चेतन मन सत्य मानता है। वेदांत ने इस सिद्धांत को अपनी समस्याओं से जोड़ा। वह समझ गया कि उसकी असफलताएं उसके चेतन मन के नकारात्मक विचारों और अवचेतन मन के गलत विश्वासों का परिणाम थीं। इस चैप्टर ने उसे यह सिखाया कि अगर वह अपने चेतन मन से सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास को अपने अवचेतन मन में स्थानांतरित करेगा तो वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। वेदांत चैप्टर 3 आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति को पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा हुआ था, अवचेतन मन वह मिट्टी है जिसमें आप अपने विचारों के बीज बोते हैं। आप जो भी विचार बोएंगे वही फसल काटेंगे। वेदांत ने अब तक यह समझ लिया था कि अवचेतन मन असंभव को संभव बना सकता है। उसने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे महान लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करके असाधारण काम करते हैं। वेदांत ने अपने जीवन में पहली बार एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना शुरू किया। वह रोज रात को सोने से पहले अपने लक्ष्यों की कल्पना करता और उन्हें सच होते हुए महसूस करता था। उसे धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। उसकी सोच अब आशावादी हो चुकी थी और उसके आसपास की परिस्थितियां भी बदलने लगी थीं। अब वेदांत चैप्टर 4 प्राचीन काल में मानसिक उपचार पढ़ना स्टार्ट किया। इस चैप्टर ने वेदांत को यह सिखाया कि मानसिक उपचार कोई नई चीज नहीं है। यह प्राचीन समय से ही मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है। वेदांत ने पढ़ा कि कैसे प्राचीन समाज में ध्यान, प्रार्थना और विश्वास से बीमारियों का इलाज किया जाता था। यह सब अवचेतन मन की शक्ति पर आधारित था। पेज में एक पॉइंट लिखा हुआ था, विश्वास वह औषधि है जो अवचेतन मन को चमत्कार करने की शक्ति देता है। यह जानकर वेदांत को विश्वास हुआ कि अगर प्राचीन समय में लोग मानसिक शक्ति से असंभव को संभव बना सकते थे, तो वह भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसने ध्यान और प्रार्थना को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। हर सुबह वह खुद को यह विश्वास दिलाने के लिए समय निकालता कि वह हर चीज में सफल हो सकता है। वेदांत अब इस किताब के पहले 4 चैप्टर्स को पढ़कर अपने अवचेतन मन की ताकत को समझ चुका था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अब बदलाव शुरू हो रहे हैं। किताब के अगले चैप्टर्स में दी गई शिक्षा ने उसे और गहराई से सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया।
एक दिन वेदांत को उसके दोस्त आकाश ने बताया कि वह अपनी चिंता और तनाव से छुटकारा पाने के लिए ध्यान और मानसिक चिकित्सा का सहारा ले रहा है। यह सुनकर वेदांत को किताब का 5वां चैप्टर याद आया, जो आधुनिक युग में मानसिक चिकित्सा पर आधारित था। इस चैप्टर में बताया गया था कि कैसे आज के समय में लोग अपनी बीमारियों और समस्याओं को अवचेतन मन की ताकत से हल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने साबित किया है कि अगर आप अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो आप बड़ी सी बड़ी बीमारी को भी मात दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक महिला ने कैंसर के शुरुआती चरण में होने के बावजूद खुद को सकारात्मक सोच और विश्वास के माध्यम से पूरी तरह ठीक कर लिया। उसने हर दिन अपने आप से कहा, मैं स्वस्थ हूँ, मेरी हर कोशिका सेहतमंद है। उसका यह आत्म सुझाव उसकी चिकित्सा में सहायक सिद्ध हुआ। किताब में एक कोट लिखा हुआ था, आपका मन एक चिकित्सक है, आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी औषधि है। वेदांत ने महसूस किया कि वह अपनी छोटी छोटी समस्याओं को अवचेतन मन की ताकत से हल कर सकता है। अब वेदांत किताब के 6ठे चैप्टर का अध्ययन शुरू किया, जो मानसिक चिकित्सा के व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित था। यह चैप्टर उसे यह सिखा रहा था कि कैसे हम अपने विचारों को नियंत्रित करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। प्रमुख तरीके: सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें करें। एग्जाम्पल के लिए, मैं खुश हूँ, मैं सक्षम हूँ। ध्यान और प्रार्थना करें। रोजाना ध्यान लगाकर अपने मन को शांत करें। अपनी समस्या का हल पहले से ही होता हुआ कल्पना करें। जैसे, अगर आप परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अपनी सफलता को पहले से ही महसूस करें। वेदांत ने अपने करियर में आने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए ध्यान और सकारात्मक पुष्टि का सहारा लेना शुरू किया। उसने हर सुबह ध्यान लगाना और अपनी सफलता को महसूस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि उसकी सोच बदल रही है। चैप्टर 7, अवचेतन की प्रवृत्ति जीवन की ओर होती है। यह चैप्टर वेदांत को यह सिखाने के लिए था कि अवचेतन मन हमेशा जीवन और विकास की दिशा में कार्य करता है। किताब में एक पॉइंट लिखा हुआ था, अवचेतन मन का स्वभाव हमेशा सकारात्मक और रचनात्मक होता है। नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक किसान ने हर सुबह अपने खेत के बीजों को बढ़ते हुए और फसल देते हुए कल्पना की। उसने अपने मन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आने दिए। नतीजा, उसकी फसलें हर साल बेहतर होती गईं। वेदांत ने सीखा कि उसे अपने जीवन में सिर्फ सकारात्मकता को अपनाना चाहिए और अपने मन को हमेशा बेहतर चीजों पर केंद्रित रखना चाहिए। अब वेदांत किताब के 8वें चैप्टर पर पहुंच गया, जो उसके जीवन के लिए बेहद उपयोगी था। इस चैप्टर का नाम था, अपनी इच्छित परिणाम कैसे प्राप्त करें। यह चैप्टर उसे यह सिखा रहा था कि वह अपनी इच्छाओं को कैसे हकीकत में बदल सकता है। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, अपनी सफलता में पूरी तरह विश्वास करें और हर चीज को समय दें और अपने प्रयास जारी रखें। वेदांत ने अपनी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसने हर दिन अपने मन में यह चित्र बनाया कि वह इंटरव्यू में सफल हो रहा है और अपनी पसंदीदा नौकरी प्राप्त कर रहा है। वह आत्मविश्वास से भर गया और नतीजा, उसे वह नौकरी मिल गई। वेदांत अब समझ चुका था कि अवचेतन मन उसकी जिंदगी को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन क्या यह धन और समृद्धि को भी आकर्षित कर सकता है? एक दिन उसने अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयास करने का निर्णय लिया। उसके वरिष्ठ अधिकारी हमेशा उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन वेदांत को लगता था कि वह कभी भी अपनी आर्थिक लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। वेदांत ने अपनी मांगी हुई किताब के 9वें चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, जिसका नाम था, धन के लिए अवचेतन शक्ति का उपयोग कैसे करें। उसे समझ में आया कि धन के प्रति हमारा नजरिया हमारे जीवन में बहुत कुछ तय करता है। अगर हम यह मानते हैं कि धन बुराई का जड़ है, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और हमें आर्थिक सफलता से दूर रखता है। वेदांत ने अपनी सोच को बदलने का फैसला शुरू किया। उसने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश देने शुरू कर दिए। मैं आर्थिक रूप से संपन्न हूँ, आई एम रिच।
उसने अपनी सुबह की शुरुआत इस पुष्टि से की और सोने से पहले इसे दोहराया। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। वह अपने काम में ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगा। उसने नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू किया और उसकी मेहनत रंग लाई। उसका प्रमोशन हुआ और उसकी आय भी बढ़ गई। एक दिन वेदांत ने अपने दोस्त अर्जुन से मुलाकात की, जो अक्सर यह कहता था कि पैसा सब कुछ नहीं है। वेदांत ने उससे पूछा, क्या तुम खुश हो? अर्जुन ने जवाब दिया, नहीं, मैं हमेशा वित्तीय समस्याओं में फंसा रहता हूँ। वेदांत ने उसे किताब के 10वें चैप्टर के बारे में बताया, जिसका नाम था अमीर बनने का आपका अधिकार है। इस चैप्टर में बताया गया था कि समृद्धि पाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर ने इस दुनिया में पर्याप्त संसाधन दिए हैं और धन भी उन्हीं में से एक है। हमें इसे स्वीकार करने में झिझक नहीं करनी चाहिए। वेदांत ने अर्जुन को सलाह दी कि वह अपने दिमाग से पैसे के प्रति नकारात्मक भावनाओं को निकाल फेंके। अर्जुन ने वेदांत के कहने पर सकारात्मक पुष्टि करना शुरू किया। मैं धन और समृद्धि के योग्य हूँ। कुछ महीने के भीतर अर्जुन को अपने करियर में नई दिशा मिली। उसने अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया और सफल भी हो गया। वेदांत ने अब अपने अवचेतन मन की ताकत को और गहराई से समझा। उसने देखा कि हर बार जब वह किसी बड़े लक्ष्य की योजना बनाता है तो उसके अवचेतन मन में संदेह उठते हैं, क्या मैं इसे कर पाऊंगा? उसने चैप्टर 11 सफलता में अवचेतन मन का साथी पढ़ना शुरू किया। इस चैप्टर ने उसे सिखाया कि हमें अपने अवचेतन मन को स्पष्ट लक्ष्य देना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ होते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अवचेतन मन हमारी सफलता के लिए रास्ता बनाता है। वेदांत ने अपनी अगली महत्वाकांक्षा के लिए योजना बनाई। अपनी खुद की किताब लिखना शुरू किया। उसने हर दिन कुछ समय लिखने में बिताया और अवचेतन मन को निर्देश दिया, मेरा लक्ष्य प्रेरणादायक किताब लिखना है। कुछ महीनों बाद उसकी किताब पूरी हुई और प्रकाशित भी हो गई। यह एक बेस्ट सेलर किताब बन गई। अब वेदांत चैप्टर 12 को पढ़ना शुरू किया, जिसका नाम था वैज्ञानिक और अवचेतन मन। वेदांत ने महसूस किया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक गहरा संबंध है। इस चैप्टर में उसने पढ़ा कि महान वैज्ञानिक जैसे थॉमस एडिसन और एल्बर्ट आइंस्टीन अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करते थे। चैप्टर में बताया गया था कि कैसे वैज्ञानिक अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए अपने अवचेतन मन पर भरोसा करते हैं। जब हमारा चेतन मन समस्याओं को हल करने में असमर्थ होता है तो अवचेतन मन उन्हें सुलझाने के लिए अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वेदांत ने इसे अपने जीवन में लागू किया। एक बार वह अपने नए बिजनेस प्रोजेक्ट की समस्या में फंसा हुआ था। उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। अगले दिन उसे अचानक एक विचार आया जिसने उसकी समस्या को हल कर दिया। वह हैरान था कि अवचेतन मन ने कितनी कुशलता से उसकी मदद की। वेदांत की यात्रा अब और भी रोमांचक हो गई थी। उसने यह समझ लिया था कि उसका अवचेतन मन उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब वह न केवल अपनी समस्याओं को हल कर रहा था, बल्कि अपने सपनों को भी साकार कर रहा था। वेदांत की कहानी अब उस पड़ाव पर पहुंचती है जहां उसने अपनी नींद की गुणवत्ता और अवचेतन मन के बीच संबंध को समझा। एक रात जब वह अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश कर रहा था तो उसने पाया कि नींद में प्रवेश करने से पहले अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से निर्देशित किया जा सकता है। वेदांत के दोस्त आर्यन को नौकरी में लगातार चुनौतियां आ रही थी। उसे नींद नहीं आती थी और तनाव ने उसे जकड़ लिया था। फिर वेदांत ने आर्यन को चैप्टर 13 आपके अवचेतन मन और नींद के चमत्कार के बारे में बताया कि अगर तुम रात में सोने से पहले अपने मन में अपने लक्ष्य के बारे में सोचोगे तो तुम्हारा अवचेतन मन उस पर काम करेगा। जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन शांत हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन सक्रिय रहता है। यह वह समय होता है जब अवचेतन मन हमारी इच्छाओं और चिंताओं पर ध्यान देता है। सोने से पहले सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, खुश और सफल हूँ। अपने लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर बनाकर उसे अपने मन में दोहराएं। गहरी सांस लें और अपनी चिंता को छोड़ दें। इस तकनीक को अपनाने के बाद आर्यन ने देखा कि उसकी नींद गहरी हो गई है
और वह सुबह तरोताजा महसूस करने लगा। कुछ ही दिनों में उसकी समस्याओं के समाधान खुद ब खुद मिलने लगे। वेदांत के पड़ोसी रोहित और नेहा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। वेदांत ने महसूस किया कि उनका रिश्ता टूटने के कगार पर था। उसने उनसे बातचीत की और इस बुक के चैप्टर 14 के बारे में बताया कि अवचेतन मन के उपयोग से वे अपने रिश्ते सुधार सकते हैं। अक्सर पति पत्नी के बीच समस्याएं उनके नकारात्मक विचारों और एक दूसरे के प्रति शिकायतों से शुरू होती है। जब हम अपने साथी के प्रति नेगेटिविटी पालते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और रिश्ते को प्रभावित करती है। वेदांत ने सलाह दिया कि अपने साथी के प्रति आभार व्यक्त करें, हर दिन उनकी किसी अच्छी बातों को सराहें, समस्याओं को हल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। सोने से पहले अपने साथी के साथ बेहतर संबंध की कल्पना करें। उन्होंने एक दूसरे के लिए सकारात्मक पुष्टि का उपयोग किया और छोटी छोटी बातों को अनदेखा करने सीख लिया। कुछ हफ्तों में उनके रिश्ते में सुधार दिखने लगा। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर 15, आपका अवचेतन मन और आपकी खुशी के बारे में। वेदांत ने महसूस किया कि खुशी बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती। जब वह अपने दोस्त यश से मिला जो हमेशा खुश रहता था, उसने पूछा, यश तुम हर समय खुश कैसे रहते हो? यश ने उत्तर दिया, मैं अपनी खुशी को अपने अवचेतन मन से जोड़ता हूँ। मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार से करता हूँ। खुशी एक मानसिक स्थिति है। अगर हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता से भर दें तो हमारी खुशी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। सुबह उठते ही खुद से कहें, आज का दिन शानदार होगा। हर स्थिति में आभार प्रकट करें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। जब वेदांत ने यश की बात मानी तो उसने पाया कि उसकी दिनचर्या में खुशी बढ़ने लगी। छोटी छोटी चीज़ों में भी उसे संतोष मिलने लगा। चैप्टर 16, आपका अवचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानव संबंध। वेदांत ने ऑफिस में देखा कि उसके सहकर्मी अक्सर आपस में बहस करते रहते थे। उसने सोचा कि क्या वह उन्हें अपने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बता सकता है। संबंध हमारे जीवन का आधार है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण बनाते हैं तो हमारे संबंध अपने आप बेहतर हो जाते हैं। अपने सहकर्मियों के लिए सकारात्मक सोचें। किसी के प्रति शिकायत हो तो इसे मन में ना रखें, उसे समझने की कोशिश करें। हर दिन सामंजस्यपूर्ण संबंधों की कल्पना करें। रिजल्ट आपको ये मिलेगा कि वेदांत ने अपनी टीम के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश की। उसने सकारात्मक पुष्टि का उपयोग किया और जल्द ही उसकी टीम में एकता और सहयोग बढ़ गया। वेदांत की कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब वह समझता है कि क्षमा न केवल दूसरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी बेहद ज़रूरी है। वह अपनी ज़िंदगी में कुछ घटनाओं को याद करता है जहां उसने दूसरों के प्रति गुस्सा और कड़वाहट महसूस की थी। वह महसूस करता है कि ये भावनाएं उसे अंदर से कमज़ोर बना रही थीं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी चैप्टर 17 में बताते हैं, जब हम क्षमा करना सीखते हैं तो यह हमारे अवचेतन मन को नेगेटिविटी से मुक्त कर देता है। उन्होंने लिखा है, क्षमा का अर्थ है पुराने घावों को भरना और नए जीवन को अपनाना। वेदांत एक तकनीक अपनाता है जिसे मर्फी क्षमा का मंत्र कहते हैं। वह हर रात सोने से पहले खुद से कहता है, मैं अपने सभी पुराने कष्टों को जाने देता हूँ और दूसरों को पूरी तरह से क्षमा करता हूँ। मैं मुक्त हूँ। यह प्रक्रिया उसके अंदर गहरी शांति का संचार करती है। चैप्टर 18, मानसिक अवरोधों को हटाने के लिए अपने अवचेतन का उपयोग कैसे करें। एक दिन वेदांत को एहसास होता है कि उसके कुछ सपने इसलिए अधूरे हैं क्योंकि वह अपने अंदर की शंकाओं को जाने नहीं दे रहा। मानसिक अवरोध अक्सर हमारे बचपन के अनुभवों से आते हैं जो अवचेतन में गहराई से जुड़े रहते हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि सकारात्मक पुष्टि और आत्म सुझाव से हम इन अवरोधों को तोड़ सकते हैं। वेदांत एक नई तकनीक अपनाता है। हर सुबह वह अपने आप को कहता है, मैं अपने हर अवरोध को जाने देता हूँ और अपने सभी लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करता हूँ। धीरे धीरे उसकी सोच और दृष्टिकोण बदलने लगते हैं। वह जो काम पहले मुश्किल लगता था अब सरल और सुलभ लगने लगा। चैप्टर 19, भय को दूर करने के लिए अपने अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें।
वेदांत को बचपन से ऊंचाई का डर था, लेकिन अब वह जानता है कि इस डर को अवचेतन के सहारे दूर किया जा सकता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि डर हमारे मन का एक कार्यक्रम है जिसे बदला जा सकता है। वेदांत ने एक साधारण प्रक्रिया अपनाई। हर बार जब उसे ऊंचाई पर जाने का मौका मिलता, वह अपनी आंखें बंद करता और खुद को सुरक्षित और शांत महसूस करने की कल्पना करता। उसने अपने अवचेतन को यह विश्वास दिलाना शुरू किया कि डर केवल एक भ्रम है। कुछ महीनों बाद वेदांत ने अपने दोस्तों के साथ एक पर्वतारोहण स्टार्ट किया। इस अनुभव ने न केवल उसके डर को हराया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी मजबूत किया। चैप्टर 20 हमेशा युवा और जीवंत कैसे रहें। वेदांत की यात्रा का अंतिम चरण आत्मा की शाश्वत युवा अवस्था को समझने का था। वह देखता है कि उसके चारों ओर लोग अपनी उम्र का बहाना बनाकर अपने सपनों को त्याग रहे हैं। डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि हमारी उम्र केवल एक संख्या है। जब हम अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम हर दिन नए और जीवंत हैं, तो हमारा शरीर भी इसका अनुसरण करता है। वेदांत ने हर दिन अपने अवचेतन को यह संदेश देना शुरू किया, मैं हर दिन स्वस्थ, ऊर्जावान और युवा महसूस करता हूँ। इस सकारात्मक सोच ने न केवल उसकी ऊर्जा को बढ़ाया, बल्कि उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाया। वह अपने जीवन को पहले से अधिक आनंद और ताजगी के साथ जीने लगा। दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का निष्कर्ष देखते हैं। यह कहानी हम सभी को यह प्रेरणा देती है कि हमारी सोच और विश्वासों में इतनी शक्ति है कि वे हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्ति को अपनाइए और अपने जीवन में वे बदलाव लाइए जो आप हमेशा से चाहते हैं। समरी देखने के लिए धन्यवाद।